ये जो बजट हर साल पेश किया जाता है, जो इस मुल्क के हुक्मरान यानी अशराफिया बनाती है, ये किसके लिए? ये अमीरों के लिए होता है, क्योंकि गरीब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। कि अशराफिया बनाए, गरीब बनाए, कोई भी बनाए, ये मीज़ानिया ये फिल्टर होके आता है जिनसे आप मकरूज। तो ये बात तो आपको पहले सोचनी पड़ेगी कि बेगर कांट बी द चूजर। आप जब किसी से लोन लेते हैं या आप किसी को लोन देते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है आपके पास कि जी ये पैसे कैसे वापस करें। तो जब आप IMF से लोन ले रहे हैं और इतना बड़ा कर्जा है, आपकी GDP में इजाफा नहीं हो रहा, आपकी रेवेन्यू में इजाफा नहीं हो रहा, तो जाहिर बात है शराइत तो सख्त से सख्त होंगी। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि 95% लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि GDP क्या है, रिजर्व क्या है, ये कितनी प्रोडक्शन बढ़ी है। देखिए आप मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूँ और हमने एक आज रिलीज भी की अपनी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, ये इस वक्त ब्रोकन विंग्स पे फ्लाई कर रही है। कि आपके पर टूटे हुए और हम फ्लाई कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है बड़ी ऊंची उड़ान आप नहीं उड़ सकते, और अगर उड़ भी सकते हैं तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो आशारिया नजर आ रहे हैं, जो आपने दिखाया 3.94 की जो GDP ग्रोथ दिखाई है, और उसमें जो सबसे पहले आपने हमें ग्रोथ दिखाई है, सबसे पहले जो ग्रोथ दिखाई है आपने वो दिखाई है हमें एग्रीकल्चर की 2.77 में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो गंदम, मकई और चावल, और चौथी आपकी जो गन्ने की काश्त है, आप बोलते हैं बहुत अच्छी, और आपकी कॉटन की काश्त आपने कहा कम होगी। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये हमने इसको और एनालिसिस किया जब, तो हमें ये बड़ी जान के खुशी हुई कि हमारे सूबे पंजाब में जो कल्टीवेशन थी, यानी जो लैंड कल्टीवेट की गई थी, वो भी पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हुई, और इसका जो यील्ड पर एकड़ या हेक्टर आया वो भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा आया। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल अगर हम चारों सूबों में इसी तरीके से करें तो फिर आप तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये आशारिये किस हद तक ठीक है, कहाँ पर होंगे, किस जानिब बैठेंगे, अगले साल ये इसकी रिवीजन में हमें पता चलेगा, या अगर कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस होगी लाइक IMF करेगा या वर्ल्ड बैंक करेगा या कोई और रेटिंग एजेंसी करेगी तो पता चलेगा। लेकिन अशफाक साहब, अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं, अच्छा खासा आपने ग्रोथ दिखाया, और आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं 9% आपका ग्रो कर गया। 9% ग्रो करने में कंजम्पशन रेट ग्रोथ काफी है। हाँ, ये जरूर है, टेक्सटाइल की ग्रोथ भी है, बट वो मेरे ख्याल से तो अशफाक साहब अगर सिर्फ पिछले 3 साल का स्पेसिफिक एनालिसिस अगर करें, क्योंकि ये हुकूमत जब आई थी तो हमें बताया गया था कि हम आकर कर्जे भी उतारेंगे, IMF के पास भी नहीं जाएंगे, मईशत भी बेहतर होती जाएगी। पिछले 2 साल में जिस तरह के मुल्क के हालात रहे मुआशी, वो सबके सामने है। इस हुकूमत ने अपने उन 3 साल दौर में जो वादे किए थे, क्या वो 5 से 10% भी अपनी कारकर्दगी की सूरत में ये पूरे कर पाएँ, या आगे अगले 2 साल इनसे ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है कि अवामी रिलीफ में कुछ करेंगे? देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप इस बेहतर तरीके से जानते हैं कि पल्स क्या है। मुझे बताइए पल्स क्या है, आप मुझे बताएंगे आप क्या समझते हैं। आपने देखा है ये चीजें, पब्लिक खुश है जैसे फरूख सलीम साहब ने कहा? नहीं। तो आपने वादे कितने किए थे? पब्लिक से किए थे। अगर पब्लिक खुश नहीं है और वादे वहीद आपके वफा नहीं हो रहे, तो फिर तो वो वादे तो वो यानी वो जो हुआ ना, वादा ही क्या जो वफा हो गया। मगर अगर आप आशारियों को भी देखेंगे तो वो आशारिये भी कोई इनकरेजिंग नहीं है। आप कर्जे ना लेने का मतलब, मैं कर्जे अदा करने की बात नहीं करता, कर्जे ना लेने का मतलब, अगर ये मैं NFC अवार्ड रखता हूँ तो कर्जे ना लेने का मतलब मेरी तरफ से ये होगा हजरत कि मैं 15,000 अरब रुपए का मैं टैक्स कलेक्ट करूँ, 15,000 से 18,000, जो आपके GDP का 35 से 37% होता है। तो आप तो 6,000 अरब कलेक्ट नहीं कर सकते। आप वादा करते हैं अंदर के 6,000 अरब करूंगा, फिर हम कहते हैं कि नहीं हम 5800 अरब करेंगे। तो ऐसी काफी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है ये पूरे। मगर अगर आप देखेंगे, फरूख सलीम साहब भी इस बात को मेरा ख्याल है मेरी बात की तायीद ही करेंगे कि जब आके इन्होंने पॉलिसी को देखा। लेकिन अशफाक साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये टारगेट या आदाफ क्यों नहीं हासिल कर पाते? ये जो 6,000 अरब रुपए नहीं जमा कर पा रहे, उससे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो 15,000 अरब की, जैसे आप फरमा रहे हैं, ये कहाँ लैग कहाँ कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है, क्या वजूहत है? यहाँ पर हो रहा है कि आपके डायरेक्ट टैक्सेस में आपकी मेरा ख्याल है
42% आपकी जो GDP है वो आपको डायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चर भी नहीं दे रही है और आपको होलसेल रिटेल भी नहीं दे रहा। तो जब आपको टैक्स नहीं मिलेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको सांस नहीं आएगी, तो आप तो सफोकेट हो जाओगे ना हजरत। तो वो टैक्स आपका कलेक्ट करना आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम आपको उस वक्त तक रहेगा जब तक आप टैक्स सही मायनों में कलेक्ट नहीं कर पाओगे। सही, ठीक है ना। ठीक है। चलो अशफाक साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। फारूक साहब, ये जो पॉइंट अशफाक साहब ने उठाया कि ये सही मायनों में टैक्स कलेक्शन, अब इसके लिए टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है और ये हुकूमत उल्टा टैक्सेस में इजाफा कर देती है। फिर इसका सही तरीका क्या है, किस राह पर चला जाए? फिर अगर ये टैक्स कलेक्शन अपने अहदाफ तक नहीं पहुँच सकती तो फिर तो मुल्क कर्जों तले धंसता चला जाएगा आने वाले दिनों में भी। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि सन 2008 में आप बजट खोल के देख लीजिए, जो हद था टैक्स कलेक्शन का वो 1000 अरब 1000 अरब हमने आज से कोई 10-12 साल पहले इकट्ठा किया था। आज हमें हुकूमत ये बता रही है कि इस साल वो 4500 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। तो आप सोचिए कि 1000 अरब से हम 4500 अरब पे चले गए, तो टैक्स में तो इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मामला ये है कि 2008 में जब हमारे टैक्सेस 1000 अरब थे, उस वक्त हमारे अखराजात कोई 1500 अरब के थे। आज वो अखराजात जो हैं कोई 8000 अरब से बढ़ गए हैं। तो जिस रफ्तार से हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का खून भी चूस लें तो भी वो पूरे नहीं हो सकेंगे। तो मामला मेरी नज़र में टैक्सेस का नहीं है, मामला मेरी नज़र में हुकूमती अखराजात का है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा 1000 अरब टैक्सेस थे 2008 में। फारूक साहब, ये कौन से ये खास अखराजात हैं? क्योंकि जब ये हुकूमत आई तो बहुत सारी चीज़ों में अखराजात में कमी भी की गई, कुछ अलामती चीज़ें हमने देखी थी, गाड़ियाँ बेची गई, वो भैंसें बेची गई, और बजट्स दूसरी चीज़ों के कम किए गए। तो ये कौन से अखराजात अभी और कम करने पड़ेंगे जिससे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी? देखिए, उससे तो आप भी जानते हैं कि भैंसे बेचने से या कारें बेचने से कुछ नहीं बनता। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे वुज़रा हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में मिल रही, लेकिन उसके नतीजे में वो कोई काम भी करके दिखाएं। देखिए, इस वक्त कोई 1800 अरब रुपए का बोझ बन जाता है सिर्फ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का। जो हमारी PIA है, जो पाकिस्तान रेलवेज है, जो पाकिस्तान स्टील है, अगर कोई हुकूमती अफसर, अगर कोई सियासतदान उनको पकड़ के उसमें से आधी भी कटौती कर देता है, 1800 अरब की जगह एक साल ऐसा हो जाए कि 900 अरब का नुकसान करें बजाय 1800 अरब का, तो उसके बदले बेशक वो जहाज खरीदें, वो बहरी जहाज खरीदें, वो जेट पे जाएं, वो तनख्वाहें अपनी 4 गुना बढ़ा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बुनियादी इशू ये आ रहा है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, ये कोई खोखा या कोई दुकान नहीं है। 33 महीने के अंदर आपने चार वजीर खजाना बदल दिए हैं, कोई 5 दफ़ा सेक्रेटरी फाइनेंस बदला है, 4 या 5 दफ़ा जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बदल गए हैं, 4 दफ़ा कोई SCCP के चेयरमैन बदल गए हैं। देखिए, यहाँ पे तो अभी टीम ही तश्कील नहीं हो रही। जो मुल्कों को चलाने का तरीका होता है वो पहले ये है कि फेज़ 1 में आपने एक अच्छी सी टीम तश्कील देनी है, फिर वो टीम कई महीने बैठती है, मंसूबाबंदी करती है, फिर कई महीने में उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, फिर नताइज सामने आते हैं। अब यहाँ 50% टाइम PTI हुकूमत का गुजर गया है, अभी तक वो फेज़ 1 में है, अभी टीम तश्कील दी जा रही है। हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि एक अच्छी सी टीम सामने आएगी, लेकिन फिर उसको कई महीने लगेंगे मंसूबाबंदी करने में, फिर कई महीने लगेंगे उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होने पे। तो नताइज जो बाकी टाइम रह गया है PTI का, उसके दौरान तो किसी किस्म के नतीजे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।